हेलो बेटा, वेलकम टू दक्षाई क्लासरूम। मेरे साथ इस क्लास में आपका एकदम शानदार तरीके से, एकदम मौज से, एकदम जज्बातों से और एकदम मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ और फुल तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा फोटोसिंथेसिस, राइट। चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस चैप्टर के अंदर जायज़ सी बात है, कुछ प्रोसेसेस होते हैं। क्या होते हैं हम जानते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर हम लाइट यानी फोटो का इस्तेमाल करते हैं और सिंथेसिस करते हैं। इट पॉइंट इज सिंथेसिस आप किस मेन चीज़ का कर रहे हो, फोटोसिंथेसिस क्यों कर रहे हो। प्लांट से ये क्वेश्चन पूछो, जाओ प्लांट के पास और पूछो भाई फोटोसिंथेसिस क्यों करते हो, तो बोलेगा भैया हमें अपना क्या करना है, फूड बनाना है। यानी सिंथेसाइज किसको करना है पुत्र जी, फूड को सिंथेसाइज करना है। अब ये जो फूड है ना, खाने का बेटा, जो खाना है प्लांट का, एग्जैक्टली ये है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। तो आपको ये बात अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए कि अगर आप कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, यानी आपको ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है। इसका ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है। तो फोटोसिंथेसिस में आपने क्या किया, इधर से लाइट को यूज़ किया बेटा, आपने रॉ मटेरियल के नाम पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया, आपने रॉ मटेरियल के नाम पे वाटर लिया और क्लोरोफिल के अंदर ये रिएक्शन किया और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में आपने ग्लूकोज बना डाला, इज़न्ट इट। प्लस ग्लूकोज के साथ एज अ बाई प्रोडक्ट कुछ वाटर बन गया, प्लस इसके साथ एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन इवॉल्व हो गया। ये नॉर्मल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, जो नॉर्मल प्लांट्स में होता है। बोलो बात क्लियर है? इसमें तो अपने को कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, नॉर्मल प्लांट्स के अंदर होता है और ऐसी कहानी चल रही है। आता है समझ बढ़िया से, एकदम दिमाग में कंसेप्ट धन धनाधन बैठ जाता है, कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन अब इसके आगे डिटेल्स चैप्टर की पढ़ी तो भैया मैं इतने टाइम से ना, इतने पिछले 4-5 लेक्चर से तो मैं लाइट रिएक्शन पढ़ा हूँ। क्या है वो सब कहानियाँ, क्या है वो पूरा का पूरा कंसेप्ट आता है तुम्हें। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस के लिए कुछ करने जा रहा हूँ, कुछ समझाने जा रहा हूँ। और देखते जरा यहाँ इस पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो आपने ऊपर देखा, इस पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को जहाँ पे अल्टीमेटली ग्लूकोज बनाना है, मैं इस प्रोसेस को बेटा 2 हिस्सों में बांट देता हूँ। और ये मैं 500 बार पहले भी कर चुका हूँ, आज दोबारा करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज अब आपका नेक्स्ट स्टेप यानी डार्क रिएक्शन शुरू होगा। आप लाइट रिएक्शन करते हो और इसके पैरेलल एक तरफ क्या करते हो, डार्क रिएक्शन। एक तरफ लाइट रिएक्शन और एक तरफ डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ तो मैं मानता हूँ कि आप इसके प्रोडक्ट्स को लेकर सही आंसर कर पाओगे। लाइट रिएक्शन के उत्तर प्रोडक्ट्स की बात करते हो तो प्रोडक्ट के नाम पे आपके पास एक एटीपी बन रहा है, यस और नो? तुम कहोगे यस, बिल्कुल 100% है कि भैया एटीपी बन रहा है लाइट रिएक्शन के अंदर। दूसरा आपके पास बन रहा है NADPH, राइट। मैं इसको NADPH2 लिख दूँ, कोई टेंशन नहीं है, चलता है। तीसरा आपके पास जो यहाँ पे बन रहा है वो ऑक्सीजन बन रहा है। तो हमें ये बन चुका है, मुझे ना ज़रूरत इसकी है, अभी तक ग्लूकोज ना बना। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो अपने पास ग्लूकोज है, जो अभी तक बन जाना चाहिए था वो नहीं बना। ग्लूकोज बेटा कब बनेगा? डार्क रिएक्शन, क्योंकि ग्लूकोज डार्क रिएक्शन में बन रहा है, तो यानी एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो रहा है। तो इस डार्क रिएक्शन को हम बायो सिंथेटिक पाथवे कहते हैं। क्यों कहते हैं, दोबारा बोलता हूँ, सुनो उसके बात को अच्छे से। क्योंकि ग्लूकोज एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो डार्क रिएक्शन की वजह से बनता है, इसलिए उसको बायोसिंथेटिक पाथवे कहते हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पे अल्टीमेटली प्रोडक्ट के नाम पे ग्लूकोज बन जा रहा है। जैसे यहाँ पे ATP NADPH2O2 बन रहा है, इधर अपने पास ग्लूकोज बन रहा है, जाना बेटा। तो अब ध्यान दो, हमने क्या किया, लाइट रिएक्शन किया, इतना अरेंजमेंट किया। फोटोसिंथेसिस का आधा प्रोसेस हो चुका। बोलो आपको कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड यूज होते हुए दिखाई दे रहा है? नहीं। आपको वाटर यूज होते हुए दिखाई दिया? यस, वाटर की स्प्लिटिंग होगी तभी तो O2 बना। आपको लाइट यूज होते हुए दिखाई दी? यस। अभी तक अपने को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिखाई दी। यानी अगर मैं इनपुट की बात करूं तो इसके अंदर इनपुट के नाम पे जो बाहर से इनपुट आ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। ओके, और क्या आ रहा है, जरा फोकस करो। ये जो ATP बना था ना बेटा, ये भी एज अ इनपुट यूज होगा।
ये जो NADPH2 है ये भी एज अ इनपुट यूज होगा, यानी एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड, एक तरफ से ATP, एक तरफ से NADPH2, ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ये तीनों चीज़ इस्तेमाल होती हैं और यहाँ से प्रोडक्ट बन जाता है ग्लूकोज। कहानी क्लियर? यहाँ से प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज एंड दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस को हम लोग टर्म करते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे। क्या टर्म करते हैं? बायोसिंथेटिक पाथवे। डन? क्योंकि मैं तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूँ तो ओवरव्यू के दौरान कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ मुद्दे, कुछ मेन चीज़ें आपको समझाना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको समझाना ज़रूरी है कि मैं अगर रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो बेटा लाइट रिएक्शन में लाइट आपके पास ज़रूरी है, लाइट रिक्वायर्ड है तो तुम यहाँ पे कहोगे यस। डार्क रिएक्शन के अंदर लाइट रिक्वायर्ड है तो आप लोग बोलोगे नहीं। डार्क रिएक्शन को नाम ना डार्क रिएक्शन क्यों दिया गया बेटा ना, ये क्वेश्चन बनता है बहुत ही कम। डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन नाम इसलिए देने का पर्पस है क्योंकि यहाँ पे लाइट इस्तेमाल नहीं होती है। अगर आप एक नॉन साइंस बैकग्राउंड से जाके, आप किसी नॉन मेडिकल स्टूडेंट से जाके आप पूछेंगे यार ना एक आइडिया लगा कि मैं तेरे को बोलता हूँ कि भाई डार्क रिएक्शन का डेफिनेशन दे, तो आप क्या उससे आप उससे एक क्वेश्चन पूछो तो आपको क्या लगता है कि वो आपको क्या डेफिनेशन देगा? डार्क रिएक्शन किसी को बोलोगे भैया डार्क रिएक्शन डिफाइन करो तो यही बोलेगा ना कि डार्क रिएक्शन तो एक ऐसा रिएक्शन होगा जो डार्क में होता है, इतना ही बोलेगा ना। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो अब डार्क रिएक्शन को सुन के ऐसा लगता है कि ये डार्क में हो रहा है, लेकिन क्या ऐसा है? नहीं। डार्क रिएक्शन डार्क में नहीं होता। उसका नाम डार्क रिएक्शन का रखने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ को डार्क रिएक्शन बोलते हो तो उसको डार्क रिएक्शन बोलने का बेटा एक मतलब है, और वो क्या? You call something as dark reaction because it is not directly dependent on the light. याद रखना लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट ये है, ये लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। आई शुड से इट इज डिपेंडेंट ऑन अपॉन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। ये जो हमारा लाइट रिएक्शन है उसके प्रोडक्ट पे ये डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट होता है। समझ गए मेरी बात? तो अगर आप डार्क रिएक्शन की कहानी पीछे से समझे तो आपको समझ आना चाहिए कि डार्क रिएक्शन वो चीज़ है कि आपके पास एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स, जैसे आपके पास इधर CO2, जैसे ATP सॉरी जैसे NADPH2, ये दोनों प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन के थे, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो ना ऐसी कहा जाता है कि डार्क रिएक्शन वर्ड अपने आप में बेटा एक मिसनोमर है। आप मिसनोमर का अगर मतलब पूछना चाहें तो मिसनोमर मतलब एक गलत टर्म जिसको यूज़ कर तो कॉमनली लिया जाता है लेकिन असलियत में वो एक गलत टर्म है, इसलिए उसको मिसनोमर बोला जाता है। बोलो बात यहाँ तक क्लियर हो रही है? अच्छे से, इफेक्टिवली, शानदार तरीके से, इतना डलो। हम डार्क रिएक्शन की बात कर चुके हैं, डार्क रिएक्शन की बात समझ चुके हैं, इतना हमारे लिए बेसिक है। अब ना नेक्स्ट स्टेप होता है कि बेटा ये बायोसिंथेटिक पाथवे, मैंने यहाँ दिखा दिया कि यहाँ पे अपने पास बायोसिंथेटिक पाथवे हो रहा है। अगर आप अपने आसपास प्लांट्स में जब ये डार्क रिएक्शन को स्टडी करने लगोगे तो ये बायोसिंथेटिक पाथवे ना 3 टाइप्स के हो सकते हैं, यानी बायोसिंथेटिक पाथवे टाइप्स, इसके अलग अलग टाइप्स हैं। किसी प्लांट में टाइप 1 होगा, किसी प्लांट में टाइप 2 होगा, किसी प्लांट में टाइप 3 होगा। ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप्स का मिल सकता है। तो नाम के लिए दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, मैं अभी ओवरव्यू करवा रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। नाम के लिए जानो कि बायोसिंथेटिक पाथवे 3 अलग अलग टाइप का है। एक कहलाएगा C3 साइकिल, एक कहलाएगा C4 साइकिल और एक कहलाएगा कैम साइकिल। C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल। आपको क्या ये 3 बायोसिंथेटिक पाथवे समझ आए? तो मैं तुमसे कहूँ कि क्या C3 साइकिल से ग्लूकोज बनेगा? तुम कहोगे यस। C4 साइकिल से ग्लूकोज बनेगा? यस। कैम साइकिल से ग्लूकोज बनेगा? यस। तीनों साइकिल से ग्लूकोज बन रहा है। अब अलग अलग प्लांट, कोई प्लांट C3 साइकिल चलाता है, कोई C4 चलाता है और कोई कैम साइकिल चलाता है। तो क्यों C3, क्यों C4 और क्यों कैम साइकिल चलाता है, ये क्वेश्चन हमारा बहुत एंड का है। सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई ये C3 साइकिल है क्या? समझे? तो इस पूरे बायोसिंथेटिक पाथवे को आज तुमने पढ़ना है और साइंटिस्ट को भी एक अंदर से ना क्यूरियोसिटी थी कि भाई ये NADPH और ये ATP बन तो चुका है, ये कहाँ इस्तेमाल होगा, वेयर आर दीज यूज। तो NCERT के अपने जो साइंटिस्ट कहते थे कि उनको ना बायोसिंथेटिक फेज में यूज़ किया जाता है, यानी डार्क रिएक्शन में उनको यूज़ किया जाता है। ठीक,
यहाँ तक समझ आया। लेकिन डार्क रिएक्शन में कैसे और क्यों यूज़ किया जाता है, चलो साइंटिस्ट ने ये कैसे बताया कि उनको डार्क रिएक्शन में यूज़ किया जाता है। देखो साइंटिस्ट ने ना लाइट रिएक्शन कराया और रियलाइज़ किया कि एटीपी और NADPH बनते जा रहा है, ठीक है, एटीपी NADPH बनते जा रहा है। अब साइंटिस्ट ने लाइट बंद कर दी, एटीपी NADPH अभी भी, और मतलब आप ऐसा समझो कि लाइट जलाई, एटीपी NADPH बन रहा है और पैरेलली यूज़ हो रहा है। सुनते रहे, लाइट है तो एटीपी NADPH बन रहा है, ये लाइट रिएक्शन ने बताया, और ये यूज़ हो रहा है, साथ ही साथ बायोसिंथेसिस हो रही है। तो अपना अब नेक्स्ट स्टेप को ज़रा फोकस करो। नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करने पे ये मालूम लगता है कि साइंटिस्ट कहते हैं यार कि मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। लाइट ऑफ करने के बाद क्या होता है, नया एटीपी नया NADPH नहीं बनेगा, और नया एटीपी और नया NADPH नहीं बनता, एंड थोड़ी देर बाद क्या होता है ना कि ये जो दूसरा वाला बायोसिंथेसिस हो रहा होता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। हमने कहा ना कि जो ये लाइट रिएक्शन और ये डार्क रिएक्शन था, ये किस तरीके से था, ये बना रहा था एटीपी, ये बना रहा था NADPH, इस तरीके से बना रहा था, और ये दोनों डार्क रिएक्शन में स्ट्रोमा के अंदर इस्तेमाल हो रहे थे। तो यानी एक रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन पैरेलली चल रहे थे। लाइट अपने पास थी तो ये रिएक्शन चला, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो था ये अभी भी लाइट में चल रहा है, मस्त चल रहा है। अब कंडीशन क्या हुई, आप लाइट को ऑफ कर देते हो, ये सम टाइम के लिए चलता है, ये सम टाइम के लिए चलता है। क्योंकि बेटा ये सम टाइम के लिए चल रहा है तो रियलाइज हो रहा है कि ये लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये भी बंद हो जाता है। तो ये समझ आया कि जब लाइट हुई तो एटीपी और NADPH बना, इनका एक्यूमुलेशन हुआ, और ये यहाँ पे इस वाले रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल होना शुरू हुआ। लाइट बंद कर दी तो इनका रिजर्व जो बैंक अकाउंट में इकट्ठा हो गया था एटीपी NADPH, वो थोड़ी देर तक इस्तेमाल हुआ, और जब बैंक बैलेंस खत्म हुआ एटीपी NADPH का तो ये सम टाइम तक चला, और जब बैंक बैलेंस खत्म तो कहानी डन, यानी बायोसिंथेटिक फेज रुक गया। ये आपको बात समझ आई, क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन ये है कि लेट अस नाउ सी हाउ एटीपी एंड NADPH आर यूज्ड इन बायोसिंथेटिक फेज, कैसे यूज होते हैं। ये जो मैं पोर्शन NCERT का पढ़ने वाला हूँ बेटा बेहद इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा पोर्शन है कि जिसके ऊपर कन्फ्यूजन्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इस पोर्शन को हम लोग फिनिश ऑफ करेंगे अच्छे से। इस पोर्शन को हम तसल्ली से लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और उसके पीछे की पूरी कहानी को हम एनालाइज करेंगे। देखते रहो। We saw earlier that CO2 is combined with H2O to produce CH2ON. ये एक फोटोसिंथेसिस का बेसिक रिएक्शन है, हमें मालूम। It was of interest to scientists to find out how this reaction proceeded, or rather, what was the product formed when CO2 is taken into a reaction or fixed. स्टेटमेंट पे बहुत ध्यान से फोकस करो। साइंटिस्ट का ना एक क्यूरियोसिटी थी कि फोटोसिंथेसिस में CO2 अंदर लेके लिया जाए। अब जब CO2 अंदर लिया जा रहा है तो CO2 किस रिएक्शन के अंदर डाल दिया जाता है, यानी हाउ इज CO2 टेकन इनटू अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन का हिस्सा कैसे बना लिया जाता है। अगर मैं CO2 को किसी रिएक्शन में ले रहा हूँ, यानी CO2 को किसी प्रोडक्ट से जोड़ रहा हूँ, CO2 को केमिकली रिएक्ट करवा रहा हूँ। ये स्टेटमेंट समझ आए तो देखो ध्यान से, मेरी इस वर्ड को बड़े ध्यान से रखना। यूजिंग of CO2 as substrate and making a product from it. क्वेश्चन क्या है, लाइन क्या है, यूजिंग CO2 एज अ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को CO2 में यूज CO2 को एज अ सबस्ट्रेट यूज करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड फिक्सेशन। हमने CO2 जो हवा में उड़ रहा था उठा के उसको केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर फिक्स कर दिया, किसी केमिकल स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया, तो उसको कहते हैं फिक्सेशन ऑफ CO2। बोलो बात क्लियर होगी। फिक्सेशन अगर कभी आपसे कोई पूछाएगा तो आप कहेंगे फिक्सेशन क्या है। फिक्सेशन जो आपके पास इधर उधर घूमता हुआ, हवा में फ्री घूमता हुआ CO2 था, उसको उठाया और मैंने किसी केमिकल स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया, यानी फिक्सेशन कर दी CO2 की। बोलो बात डन, पकड़न है ना बेटा, बहुत से क्लियर। CO2 is taken into a reaction or fixed, fixation, fixed, दोनों डन। Just after World War II, ये reactions तब चल रहे थे World War II 1945 के आसपास। Just after World War II, among the several efforts to put radioisotopes to beneficial use, the work of Melvin Calvin is exemplary। अरे भाई World War II खत्म कैसे हुई, खुद सोचो।
वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई जब अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक नहीं एटॉमिक बॉम्ब फेंक दिया। तो अब हम एटम बॉम्ब यानी रेडियो एक्टिविटी, रेडियो आइसोटोप्स, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप बम बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब क्या किसी बढ़िया काम के लिए, कोई बेनिफिशियल यूज के लिए कर सकते हो? अब बेनिफिशियल यूज करने के में बहुत सारे साइंटिस्ट काम किए, उन सब में से मेल्विन क्लाइन का काम ना बहुत ही बेहद शानदार था। मेल्विन क्लाइन ने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया हमारे लिए। कैसे किया देखो, द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव C14 कार्बन 14, ये रेडियो एक्टिव फॉर्म है, बाय हिम इन एल्गल फोटोसिंथेसिस स्टडीज लेड टू द डिस्कवरी। उन्होंने एल्गी को लिया, उसकी फोटोसिंथेसिस को स्टडी किया। जब आप एल्गी की फोटोसिंथेसिस को स्टडी कर रहे हो तो मुझे मालूम है कि भाई बहुत सारे रिएक्शन है कि ये KOH वाला रिएक्शन याद है ना आपको, कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल, यानी प्रोडक्ट बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है, जायज़ बात है। तो मुझे पता है कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा। तो अब ये मेल्विन क्लाइन क्या करते हैं, एक डब्बा लेते हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ कैसे डालते हैं, C14 वाली, यानी 14 CO2 ऐसी वाली कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें जो कार्बन है वो 14 रेडियो आइसोटोप वाला कार्बन है, नॉर्मल वाला नहीं। अब एल्गी की फोटोसिंथेसिस कराएं। अब एल्गी की फोटोसिंथेसिस कराने के बाद क्या होता है, ध्यान से बात सुनो। The use of radioactive 14 by him in algal photosynthesis studies led to the discovery that first CO2 fixation product was a 3-carbon organic acid. First CO2 fixation product was 3-carbon organic acid. क्या मतलब है? आप CO2 को फिक्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप CO2 को फिक्स कर रहे हो, isn't it? तो first CO2 fixation product, कार्बन डाइऑक्साइड आया, इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड आया तो एक मल्टी स्टेप, ये बायोसिंथेटिक पाथवे, बेटा पाथवे का मतलब रास्ता, पाथवे का मतलब रास्ता, और इसमें बहुत सारे मोड आएंगे, बहुत सारे घुमाव आएंगे। पाथवे का मतलब यही तो समझते हो। तो बायोसिंथेटिक पाथवे वन स्टेप रिएक्शन नहीं है, मल्टी स्टेप रिएक्शन, इतना समझ आया। सेकेंड पॉइंट, CO2 इस्तेमाल होता है, और जैसे ही CO2 आता है तो किसी रिएक्शन का पार्ट होगा, और CO2 किसी चीज़ के साथ कंबाइन करेगा और कोई प्रोडक्ट बनाएगा, isn't it? तो CO2 बाहर से लिया, एग्जिस्टिंग किसी चीज़ के साथ कंबाइन किया और मैंने प्रोडक्ट बनाया। ये बात मेल्विन क्लाइन ने स्टडी करी, और स्टडी करने के बाद बताया कि जब पहला जो फिक्सेशन प्रोडक्ट बन रहा है, यानी आपके पास इधर से आया CO2 और इधर से आया कोई भी प्रोडक्ट X, और यहाँ से इनसे एक प्रोडक्ट बना, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन, यही बनेगा ना, CO2 फिक्सेशन का पहला प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि CO2 किसी प्रोडक्ट के अंदर जुड़ चुका है, केमिकल स्ट्रक्चर बन चुका है। तो दिस फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन वाज फाउंड। कैसे पता लगा? देखो ये वाला कार्बन एल्गी के अंदर ऑलरेडी, ये वाला हमारे पास मटेरियल जो भी XYZ जो भी मटेरियल था उसमें एल्गी में था, आपने उसमें ये वाला जोड़ दिया। तो अब आपके पास सोचो कि C14 कुछ X में ऐसे ये स्ट्रक्चर जान कुछ ऐसे लिख दो, यानी जो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा रेडियो एक्टिविटी का, जो प्रोडक्ट पहला रिएक्शन प्रोडक्ट होगा उसमें रेडियो एक्टिविटी होगी। इतना डन। पहली बात इससे हमने पता लगाया कि ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन प्रोडक्ट है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मैं इस प्रोडक्ट की एनालिसिस करूँगा। ये किसने करी? मेल्विन क्लाइन ने इसकी एनालिसिस करी। क्या मालूम लगा? पढ़ो। The use of radioactive 14 carbon by him in algal photosynthesis studies led to the discovery that first CO2 fixation product was a 3-carbon organic acid. That means this product was 3 carbon, उसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। वो क्या है? 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, समझिए। यानी एक ऑर्गेनिक एसिड है, इसके अंदर कितने कार्बन है? 3 कार्बन से। ये वाली बात हमें कौन बताता है? भैया मेल्विन क्लाइन बताते हैं, उनकी स्टडीज बताते हैं। That was a 3-carbon organic acid. He also contributed to working out the complete biosynthetic pathway, hence it was called as Calvin cycle after him.
अब उन्होंने कहा ये फर्स्ट ये प्रोडक्ट है, उसके बाद कहते हैं ये इस तरीके से चलेगा क्योंकि मल्टीपल पाथवे, ये पाथवे साइक्लिकल मैनर में चलेगा, और कंप्लीट पाथवे उन्होंने बताया। और इस कंप्लीट पाथवे के रिस्पॉन्स में बताया कि जब ये पाथवे हो जाता है तो इसके रिस्पॉन्स में आपके पास क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। तो केल्विन ने बताया कि मैं इस पाथवे में इसको एंटर कर रहा हूँ, ये पाथवे पूरा का पूरा पाथवे बताया। ये बताया कि पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड था। इस पूरे पाथवे की पूरी स्टडीज बताई, ये पूरा पाथवे कैसा था, ये पूरी की पूरी बात बताई, और उसके रिस्पॉन्स में ग्लूकोज बनता है, यानी बायोसिंथेटिक पाथवे वाज एक्सप्लेन्ड बाय मेल्विन केल्विन। डन। तो बेटा ये पाथवे केल्विन ने बताया, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल। क्या इसको टर्म कर देते हैं, केल्विन साइकिल। डन। अब मुझे बताओ, केल्विन साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। In the Kelvin cycle, the first stable product is 3 carbon molecule. Hence, Kelvin cycle जो है बेटा, इस Kelvin cycle को हम C3 cycle भी बोलते हैं। क्या अब आपको ये कंसेप्ट समझ आया? जब मेल्विन केल्विन ने ये पूरा का पूरा हिसाब किताब देखा तो उन्होंने कहा कि इस पूरी साइकिल को, केल्विन साइकिल मेरी इज्जत के लिए मैंने इतनी मेहनत करी, प्लीज़ रख दो। तो लोगों ने रख दिया, और उन्होंने कहा कि पहला प्रोडक्ट आपका कैसा है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो इसलिए इस साइकिल का नाम C3 साइकिल भी रख दो। तो क्यों बायोसिंथेटिक पाथवे में एक C3 साइकिल है, नाम C3 क्यों है? क्यों? क्योंकि पहला प्रोडक्ट इज अ 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। बोलो, बात क्लियर हुई? देन दी फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड वाज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ध्यान से देखो, अब 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड था, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इन शॉर्ट उसको हम PGA बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बोलो, बात क्लियर है? अब मेल्विन क्लाइन को पहला कार्बन प्रोडक्ट मिला। अब मेल्विन क्लाइन, अब तुम सोचोगे, आप लोग मेल्विन केल्विन, आप खुद सोचो कि आप मेल्विन केल्विन हो, तो अब आपको ना कुछ सोचना है। सोचना क्या है कि तुम ये सोच रहे हो कि भाई ये X नाम की चीज़ थी, इसको मैंने 14 CO2 से जोड़ दिया, और 14 CO2 से जोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे आपके पास 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये आ गया, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। डन, पक्का? तो अब ये ना बात यहाँ तक मेल्विन केल्विन को पता लग गई। अब उनको कहा कि मुझे ये, उनको लगता है कि भाई मुझे ये पूरा का पूरा स्टेप बताना है, लेकिन स्टेप बताने के लिए, ये पूरा प्रोसेस चलाने के लिए मैं इस रिएक्शन को तो कंप्लीट करूं। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने का फिनोमेना, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने का सिस्टम चल रहा है, एक दिमाग में थॉट चल रहा है कि भाई मुझे इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। सुनते हो, बड़े ध्यान से देखो, इंटरेस्टिंग। इस एरिया में X नाम की चीज़ थी, ये 1 कार्बन के प्रोडक्ट के साथ कंबाइन करके 3 कार्बन का बताई, तो जाहिर सी बात है बेटा ये कितना कार्बन होगा? तो साइंटिस्ट कहते हैं भैया 2 कार्बन है, क्योंकि ये 2 कार्बन प्लस 1 कार्बन गिव्स 3 कार्बन, इजंट इट? इस तरीके से पूरी की पूरी गेम चलेगी। और साइंटिस्ट ने बड़े लंबे वक्त तक यही सोचते रहे कि ये 2 कार्बन की चीज़ कंबाइंस विद 1 कार्बन की चीज़ एंड प्रोड्यूसेस अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, अ 3 कार्बन स्ट्रक्चर। बोलो, बात क्लियर हुई? अच्छे से डंडनानी मस्त तरीके से बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर आपको आगे की डिटेल्स में देखना है, क्या कहती है हमारी आगे की डिटेल्स, ध्यान से सुनो। बड़ी मेहनत करी है 2 कार्बन का मॉलिक्यूल पता लगाने में कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, लेकिन सारी मेहनत बर्बाद, क्योंकि ये जो चीज़ है ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल नहीं है बेटा, ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, यानी दिस इज अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल। This 5 carbon molecule combines with 1 carbon and gives a 3 carbon molecule। तो इसका मतलब अगर मैं 5 कार्बन प्लस 1 कार्बन करता हूँ तो होना तो 6 कार्बन, तो मैं कहूँगा 2 into 3 कार्बन। अभी भी तो क्वेश्चन पूरी अच्छे से बैलेंस हो गई कि नहीं, समझ पा रहे हो? ये वाली बात हमें बाद में जाके समझ आती है। ये कहते हैं कि साइंटिस्ट ऑल्सो ट्राई टू, इस तरीके से चलते हैं। ये आपको ये वाली बात अच्छे से क्लियर हुई? ध्यान से देखते हैं। लेटस, मैं ये वाला पोर्शन बेटा स्किप कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन अभी स्किप करने की क्यों? क्योंकि मैं आपको C4 और कैम नहीं पढ़ा। जब मैं C4 कैम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको यहाँ से इस वाले पोर्शन को टिक मार देता हूँ, तब पढ़ाऊंगा। Let us now ask ourselves a question that was asked by the scientists who were struggling to understand the dark reaction. How many carbon atoms would a molecule have after accepting CO2 would have 3 carbons? यानी ये X में कितने कार्बन होंगे ताकि वो 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनाए? तो लॉजिक जनरल बेसिक सेंस कह रही थी भाई ये 2 कार्बन होगा,
कहते हैं स्टडीज वेरी अनएक्सपेक्टेडली शोड दैट द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल वाज अ 5 कार्बन कीटोज शुगर। ये जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल था, ये जो एक्स था, ये 5 कार्बन का कीटोज शुगर। अब आपको पता है बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा चुके हैं। 5 कार्बन कीटोज शुगर, ध्यान से रखना, इट वाज अ 5 कार्बन कीटोज शुगर राइबुलोज बिस फॉस्फेट, RUBP। ये याद रखना बेटा आपको, ये वर्ड, ये फुल फॉर्म, मतलब इसको घोट के पी जाओ। एक्चुअली आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतनी मल्टीपल टाइम्स आएगा ना, आपको याद अपने आप ही हो जाएगा। बस आप समझ लो कि 5 कार्बन कीटोज शुगर है, राइबुलोज बिस फॉस्फेट। डन। ये बात सोचना मुश्किल था साइंटिस्ट को भी। Scientists also took a long time and conducted many experiments to reach this conclusion. They also believed that since the first product was a C3 acid, the primary should be 2 carbon. But उनको कई साल लग गए ये पता लगाने में पहला 5 कार्बन का RUBP था। इतना डन। तो अब हमें क्योंकि पता है कि 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इस तरीके से पूरी की पूरी साइकिल चलेगी। तो डिटेल्स क्या है इस साइकिल की, इस साइकिल के स्टेप्स में कार्बोक्सिलेशन, इस साइकिल के स्टेप के अंदर नेक्स्ट आपके पास रिडक्शन, रीजनरेशन, इन 3 स्टेप्स में बेटा हम पूरी की पूरी साइकिल चलाते हैं। आपको रफली साइकिल की फोटो दिखाता हूँ, फिर हम साइकिल की डिटेल्स पे जाएंगे। हमारे पास राइबुलोज 1,5, आपके पास यहाँ पे आपके पास RUBP है। RUBP कार्बोक्सिलेशन इसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इससे जुड़ता है, और 3 फॉस्फोग्लिसरेट यानी PGA ये बनता है। PGA के साथ रिडक्शन होती है, रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन होती है, और इस वजह से एक नया प्रोडक्ट ट्रायोस फॉस्फेट, ये आगे जाता है, रीजनरेशन से वापस RUBP बनता है, और यहाँ से सुक्रोज एंड स्टार्च बन जाता है। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको NCERT में बता रखा है। इसकी थोड़ी सी डिटेल्स हम लोग यहाँ पर जाएंगे, इन डिटेल्स की रीडिंग करेंगे। तो आओ NCERT से पहले पढ़ेंगे, फिर इसकी डिटेल्स की रीडिंग करते हैं। देखो बेटा, ये C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ तो क्या, बेसिकली साइकिल को हम पूरा का पूरा स्टडी कर रहे हैं। क्या क्या आने वाला है, क्या क्या होता है इस साइकिल में, मेरे साथ देखो। इस साइकिल को C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल कह सकते हैं। ओके, आउट ऑफ ऑल बायोसिंथेटिक पाथवेज एक C4 पाथवे है C3 के अलावा, एक कैम पाथवे है। इन दोनों पाथवेज को हम लोग पढ़ेंगे बाद में। हम इस वाले जो हमें ये C3 वाला पाथवे, इसकी स्टडी करनी है बेटा। अगर आपने इसकी स्टडी करी, इस C3 पाथवे की स्टडी करी, तो इसकी डिटेल्स क्या हैं देखो। डिटेल्स के नाम पे मैं क्या करना चाहता हूँ, 3 आपके सामने हाईलाइट चीज़ें करूँगा ग्रीन से। पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, क्या मैं इसको टर्म कर रहा हूँ कार्बोक्सिलेशन। तो पहला स्टेप आपके पास कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप है रिडक्शन एंड ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल एंड तीसरा है रीजेनरेशन। गेम पूरी की पूरी क्या है इस पूरी साइकिल में, मैं कुछ आपकी ना डाउट्स क्लियर कर दूँ पहले, क्योंकि डाउट्स आएंगी, आने से पहले ही क्लियर हो जाएंगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस 6 को इधर 6 लिखा है, इधर 6 लिखा है, जहाँ पे 12 ये 12 इधर 6, और यहाँ पे ADP के आगे 6 लिखा है बेटा, इसके आगे NADPH के आगे 12 लिखा है, इधर ATP के आगे 12 लिखा है। इग्नोर, सब कुछ इग्नोर करना है। अभी के लिए हमें बेसिक बातें कुछ सीखनी है। क्या है वो बेसिक पॉइंट्स जो हमारे इस पूरे कंसेप्ट को बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। सबसे पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। बेटा कार्बोक्सिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रहा है। यहाँ पे RUBP जो NCERT के अकॉर्डिंग राइबुलोज बिस फॉस्फेट है। देखो राइबुलोज बिस फॉस्फेट, इसको बोलो 100% करेक्ट नहीं, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। एक्चुअली ये ना एक साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर यानी लिखने का तरीका है। इसको RUBP राइबुलोज बिस फॉस्फेट भी बोल सकते हैं, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट भी बोल सकते हैं। दोनों चीज़ का मतलब एक ही। अगर मैं थोड़ा सा इसकी क्लैरिटी दूँ, 1,5 का मतलब फर्स्ट कार्बन और 5th कार्बन, इतना डन। हमें पता है RUBP 5 कार्बन कंपाउंड है, तो बेटा इसके आगे ना 5C लिखा, आपको हर एक चीज़ के आगे लिखा मिल जाएगा। जैसे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए आगे 3C लिखा है। समझ पा रहे हो मेरी बात? इतना बात क्लियर होता है। तो अब कैसे चल रहा है ये प्रोसेस, हम RUBP लेते हैं बेटा, और RUBP को 1 कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ते हैं। यहाँ पे 6 को भी इग्नोर कीजिए। आपने 1 RUBP प्लस RUBP में 5 कार्बन, मैं ऐसे करता हूँ, और आपने कितने कार्बन डाइऑक्साइड दिए, 1 कार्बन डाइऑक्साइड दिया, तो टोटल 6 कार्बन बने। तो जिसमें से 3 कार्बन अलग चल जाते हैं और 3 कार्बन अलग।
यानी ये 3 कार्बन एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं और ये 3 कार्बन एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं। यानी अब ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसको हम PGA बोलते हैं बेटा, ये 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? 2 मॉलिक्यूल्स है ना फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, तो बेटा अब उन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए एक एक ATP यूज होगा। क्या होगा? दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए एक एक ATP इस्तेमाल होगा। डन। दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए 12 को इग्नोर करना। मैं यहाँ पे इस तरीके से गेम चल रही है। इनफैक्ट बेटा जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आपके लिए और आसान कर देते हैं ताकि मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा तो आपको ना ये पूरी बात कंसेप्ट समझ भी आ जाएगा। बहुत बेहद ईजी, बहुत आसान। हम कितने कार्बन लेके चल रहे हैं RUPP के? एक सॉरी, कितने मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं? एक मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लेके चल रहा है तो उत्तर एक मॉलिक्यूल के साथ एक कार्बन जुड़ेगा। अगर आपके पास एक कार्बन जुड़ेगा तो बोलो कितने टोटल कार्बन? 6 कार्बन। टोटल 6 कार्बन है, वो टूट के कितने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएंगे? वो टूट के कितने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएंगे बेटा? 2 बनाएंगे ना, क्योंकि 6 कार्बन है, 6 में से 3 का 1। तो यहाँ पे आप लिख दो 2 × 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इतना अपने को ओके, इतना अपने को क्लियर हो गया। ये 2 × हम लोग कर रहे हैं। अब ये पूरी की पूरी गेम देखते रहना किस तरीके से चल रहा है। अब कंडीशन क्या हो रही है? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ना, तो दोनों में से एक से ATP जुड़ रहा है और दूसरे से भी ATP जुड़ रहा है। यानी 2 मॉलिक्यूल से, तो मुझे दोनों से जोड़ने के लिए 2 ATP चाहिए। तो मैंने दोनों से जोड़ने के लिए 2 ATP लिए और ATP को यूज़ किया और ADP बना दिया और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को दे दिया। यानी मैंने ATP से फॉस्फोरस निकाला और ADP बन गया और ये निकला हुआ फॉस्फोरस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को चला गया। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को गया तो बनेगा 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नाम पे फोकस करो, यहाँ पे 12 को इग्नोर करो, यहाँ पे जरा नाम को फोकस करो। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी उसके पास एक फॉस्फोरस है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी 3rd कार्बन पे एक फॉस्फोरस है। यहाँ पे ATP ने फॉस्फोरस डोनेट किया और ये 1st कार्बन और 3rd कार्बन पे दोनों पे फॉस्फोरस लग गया, तो 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। समझे? ऊपर बेटा इसके 2 कार्बन थे, दो मॉलिक्यूल थे, 2 कार्बन नहीं 2 मॉलिक्यूल्स थे, तो यहाँ पर भी तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ गए मेरी बात? अब आपके पास 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के साथ गेम क्या होती है? 2 मॉलिक्यूल्स तो दोनों के साथ एक NADPH जुड़ता है। क्या जुड़ता है? एक। 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 NADPH जुड़े। NADPH था, ये बना बेटा NADP पॉजिटिव। दैट मीन्स इसने डोनेट क्या किया? हाइड्रोजन। क्या डोनेट किया? हाइड्रोजन। यहाँ पे 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, इससे हाइड्रोजन जाके जुड़ गया जो NADPH से आया। ये हाइड्रोजन जब इससे जाके जुड़ा तो उसका रिडक्शन हो गया। क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। अब बेटा इसका यहाँ पे रिडक्शन, ये क्या करता है? इसका रिडक्शन कर देता है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। ऊपर वाले केस में इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ना था, तो इस प्रोसेस को हमने कार्बोक्सिलेशन कह दिया। यहाँ तक डन। अब ये स्टेप जब ये NADPH के साथ चलता है ना, तो बेटा ये 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना देते हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। कितने कार्बन है? कितने मॉलिक्यूल हैं? 2, तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल होंगे, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब पैटर्न बना के चलो, हिसाब से देखो, आपको सब समझ आएगा। एक इसका ये 1 है, ठीक है, 1 5 कार्बन, 1 कार्बन डाइऑक्साइड, तो टोटल इनके 6। अब देखो ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का है, 2, यानी अभी आपके पास 6 कार्बन है। नीचे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का है, तो इसके साथ 2 × 3 6। हम यानी नंबर ऑफ कार्बन्स को उतना लेके चल रहे हैं। ये इससे NADPH जुड़ गया, मुझे हाइड्रोजन मिला, लेकिन ना कार्बन अभी तक आया ना कार्बन गया। ऊपर से 6 कार्बन चले आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल होंगे, तो टोटल 6 कार्बन हुए ना। समझ गए? यहाँ पे आके बेटा ये प्रोसेस रुक जाता है।
यहाँ आके ये प्रोसेस रुकता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस अभी इस एरिया में आके आगे बढ़ नहीं पाता। मैं इस कहानी को यहीं पे इस तरीके से समझाता हूँ। ये एग्जैक्टली जो मैं बात बता रहा हूँ उसको ऐसे याद रखोगे जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। समझो ये प्रोसेस यहाँ के रुक जाता है। अब क्यों रुकता है समझाता हूँ। बेटा मुझे ना ये चीज़ ना यहाँ से वापस लेके जानी है, और जब मैं ये चीज़ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जिसमें 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन वापस जब जाता हूँ तो मेरे पास मुझे फाइनली RuBp 5 कार्बन का बनाना है। क्या बनाना है? RuBp 5 कार्बन का। तो अब मैंने एक कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ा और वापस साइकिल को कंप्लीट किया, तो मैंने साइकिल को कंप्लीट करने के लिए RuBp 5 कार्बन का बना दिया। बचे मेरे पास एक कार्बन जो मेरे पास यहाँ से आया था कार्बन डाइऑक्साइड से। मैं इस एक कार्बन को उठा के अपनी पॉकेट में डाल लेता हूँ। साइकिल एक बार चली, अब साइकिल दूसरी बार चलती है, दूसरा कार्बन उठा के अपनी जेब में डाल लेता हूँ। साइकिल तीसरी बार चलती है, कार्बन उठा के फिर अपनी जेब में डाल लेता हूँ। 4 बार, 5 बार, 6 बार। अब साइकिल 6 बार चल चुकी है। जब साइकिल बेटा 6 बार चली है तो मेरी जेब में कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन। अब जब 6 कार्बन हो चुके हैं तो अब इन 6 कार्बन को उठा के मैंने जोड़ा और जोड़ के क्या बना दिया? ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का। समझ पाए मेरी बात? इस साइकिल से बेटा हमें ये बात समझ आती है कि अगर आपको ग्लूकोज के बारे में एक अपना आइडिया देना है या ग्लूकोज के बारे में समझाना है, ग्लूकोज कैसे बनता है, तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाने के लिए इस पूरी साइकिल को कितनी बार चलना पड़ेगा? 6 बार चलना पड़ेगा। समझ पाए? क्या आप बात क्लियर हुई? जब ये साइकिल 6 बार चलती है तो इसीलिए पर 1 ग्लूकोज, यहाँ पे 1 ग्लूकोज बन रहा है ना, तो बेटा 1 ग्लूकोज के लिए साइकिल कितनी बार चलती है? 6 बार। अभी तक मैंने यहाँ पे जितनी भी आपके पास नंबरिंग करी है वो नंबरिंग किस हिसाब से करी है बेटा? एक साइकिल के हिसाब से। तो अगर ये साइकिल, इसको हम क्या करते हैं, अगर ये साइकिल बेटा अगर ये साइकिल चलेगी आपके पास 6 बार, तो कंडीशन क्या होगी? अब आप देखते रहो। 6 बार साइकिल चलती रहेगी, तो अगर 6 बार साइकिल चलेगी तो मैं इसके RuBp के 6 टाइम्स लूँगा, मैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड लूँगा। अब आपके पास फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 6 बार चला रहा हूँ, तो अगर एक साइकिल में 2 बार यूज़ हो रहा है तो 6 बार चलाने में 12 बार आएगा। 12 ATP बनेंगे। 12 बार 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। 12 NADH। हर एक चीज़ को 6 से मल्टीप्लाई करते रहो। 12 इंटू दिस, यहाँ पे राइबोस फॉस्फेट के 1 कार्बन है तो 6 इंटू 6, राइबोलोज के वापस 6 इंटू 6, ATP के यहाँ पे 6 और 6। समझ पाए? तो इस पूरी गेम के अंदर इसलिए मैंने पहले 12 लिखा था आपके सामने, उसको ख़त्म किया, आपके सामने दोबारा 6 लिखा, 6 टाइम साइकिल चला के ग्लूकोज बनते हुए दिखाया, इसलिए हर एक चीज़ को बेटा मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया। वैल्यूज़ आपके सामने, बेहद सिंपल है। समझ पा रहे हो ना? तो इस साइकिल को ज़रा दूर से देखो और आप मुझे बताओ, इस पूरी साइकिल में एक ग्लूकोज के लिए पूरी साइकिल 6 बार चलाई मैंने। समझ पाए? तो अब एक ग्लूकोज के लिए मैंने 6 बार चलाने के बाद यहाँ पे नंबरिंग कर दी, और नंबरिंग करके मुझे सीधी सी बात बताओ कि आपके पास टोटल कितना ATP इस्तेमाल हुआ? ATP टोटल कितना इस्तेमाल हुआ? यहाँ पे 12 ATP 6 बार साइकिल चलाने में, और यहाँ पे 6 ATP, तो टोटल ATP इस्तेमाल हुआ 18। अब यहाँ पे 12 NADPH इस्तेमाल हो रहे हैं। अब देखो कहीं पे NADPH पूरी साइकिल में कहीं और इस्तेमाल हो रहा है? नहीं। तो एक ग्लूकोज के लिए मैं कहता हूँ 18 ATP इस्तेमाल होते हैं एक ग्लूकोज बनाने के लिए, 12 NADPH और 6 CO2 जो हमारे बाहर से आ रहे हैं। साइकिल रन्स 6 टाइम्स। ये मेरी बात आपको क्लियर हो चुकी है बेटा? ये रिएक्शन के अंदर मैंने फिर थोड़ी सी डिटेल्स डाल दी है आपके सामने। ये मैं पहले लिखवाता था जब, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। इस रिएक्शन में देखोगे 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखा रहा है, ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ये वाला बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैंने यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स लिख दिया ना। ज़रा मैं तुम्हें रफली आइडिया देता हूँ रिएक्शन किस तरीके से। एक आधा 2 मॉलिक्यूल इधर जाएंगे, 5 इधर, 3 इधर, ये इस तरीके से खूब सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे। फाइनली राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, उसके पास राइबो, फिर इस तरीके से कहानी चलेगी। तो ये पूरा का पूरा गेम इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बट ज़्यादा परेशान नहीं होना है। NCERT तो कहता है कि इतना ही कर लो, बट मैं आपको कहता हूँ यहाँ पे ट्रायल्स फॉस्फेट में कौन सी चीज़ होगी? तो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इसको पागल कहते हैं।
इस तरीके से चूज होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट ट्राइबो। ये पूरी की पूरी चीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी ने ऐसे दिखा दी है, 3 स्टेप ये इस तरीके से दिखा दिए हैं, एटीपी एक इधर एटीपी और एनएडीपीएच को साथ साथ दिखा दिया है, लेकिन कौन से स्टेप पे क्या चीज़ हो रही है सब आपको बता दिया गया। इतना अपने को डन है बेटा। ये 1 टाइम साइकिल चल रही है। अगर आप साइकिल को आप 6 टाइम्स चलाएंगे तो आप हिसाब लगा सकते हैं। टोटल कैलकुलेशन मैं आपको समझा चुका हूँ अच्छे से। क्या आपको मेरी ये बात क्लियर हुई? पक्का डन बेटा। अगर मेरी पूरी बात क्लियर हुई तो यहाँ पे ज़रा अब आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस कीजिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राइबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट कंबाइन करता है CO2 के साथ। ये प्रोसेस कब होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है? क्या कोई इस प्रोसेस के लिए क्या कोई एक मेन एंजाइम है? यस, इसके लिए एंजाइम है रुबिस्को। क्या एंजाइम है? रुबिस्को। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये रुबिस्को एंजाइम है, ये राइबुलोज, ये RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ने में मदद करता है। कौन सा एंजाइम? रुबिस्को। रुबिस्को हैज़ द कैपेबिलिटी टू जॉइन द RUBP विद द CO2। क्या आपको बात क्लियर हो रही है? यहाँ पे आने मिलने वाला ये वाला एंजाइम जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे आपको रुबिस्को भी करके दिखा रखा है, मेंशन करके बता रखा है। अब एक ना पॉइंट, एक चीज़ पे बेटा मैं आपका ना फोकस लेके जाना चाहता हूँ, और फोकस कुछ ये है कि आप रुबिस्को की फुल फॉर्म एनसीईआरटी से ढूंढ के निकालते हैं। एनसीईआरटी रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या कहते हैं? अगर नहीं बताता मैं आपको खुद ये देखते हैं। RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, रुबिस्को, रुबिस्को, यहीं से निकाला ना। किस तरीके से? देखो कैसे नाम रहा है, RUBP से C और रुबिस, यहाँ से RUBP से आया और ये CO। तो फोकस करो इस बात। RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, यानी RUBP नाम से हमारे पास जो प्रोडक्ट है इसको कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़वा सकता है, इसलिए इसको कार्बोक्सिलेज भी कह सकते हैं। RUBP कार्बोक्सिलेज वो एक्टिविटी भी शो कर सकता है। और बेटा ये RUBP जो नाम की चीज़ है इसको ये ऑक्सीजन से भी बाइंड करा सकता है, इसलिए इसको ऑक्सीजनेज भी कहते हैं। यानी point that should be understood by you is this RUBP can be made to bind to CO2 and this RUBP can be made to bind to the O2. Do you get what I'm trying to tell you? RUBP को हम CO2 से भी बाइंड करा सकते हैं, O2 से भी बाइंड करा सकते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इतना आप समझ रहे हैं? आप CO2 से बाइंड कराइए, O2 से बाइंड कराइए, इसलिए इसको रुबिस्को कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस बोला जाता है। क्या आपको मेरी इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर होने के साथ साथ मैं कहूँगा ये पूरा प्रोसेस कैल्विन साइकिल का, जिसमें कार्बोक्सिलेशन, जिसके अंदर रिडक्शन, रीजेनरेशन, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका हो चुका है। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन समझा चुका हूँ। रीजेनरेशन का मतलब क्या होता है कि इतने सारे यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट आते कि नहीं आते? बोलोगे बिल्कुल, मैंने आपको अभी फोटो दिखाई, देखो ना यहाँ पे क्या आपको मल्टीपल, इधर अगर आप देखिए तो बेटा यहाँ पे देखो ये क्या सारे के सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आ रहे हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स मिल रहे हैं आपको। यस, फाइनली इसके बाद मुझे क्या जनरेट करना है? मुझे RUBP वापस जनरेट करना है, तो इसको रीजेनरेशन प्रोसेस कहते हैं। रीजेनरेशन प्रोसेस, इट इज़ अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी उल्टा गलत पढ़ दिया, रीजेनरेशन पढ़ना है भाई। रीजेनरेशन इज रीजेनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP इज क्रूशियल। रीजेनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, यानी मुझे RUBP को दोबारा बनाना है। देखो अगर मैंने RUBP नया नहीं बनाया तो CO2 के साथ कॉम्बाइन करेगा? कोई नहीं करेगा। इसलिए साइकिल है, घूम के RUBP से शुरू हुई और वापस RUBP तक पहुंचनी है, तो मुझे नया RUBP बनाना पड़ेगा, यानी उसको रीजेनरेट करना पड़ेगा। ये रीजेनरेशन का प्रोसेस था। तो इसके साथ ये पूरी साइकिल अपनी C3 साइकिल, जिसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं बेटा, यहाँ पर फिनिश होती है। अपने को डन हो गया, यहाँ तक डन हो गया। इसके बाद बेटा एक C4 पाथवे है। इसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे आपको दिया हुआ फोटो रेस्पिरेशन। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आज के लेक्चर के बाद आप अपना फोटो रेस्पिरेशन का ये पूरा सेगमेंट पढ़ के आएंगे, क्योंकि कल के लेक्चर में फोटो रेस्पिरेशन शुरू करूँ, उसकी डिटेल समझाऊंगा आपको फोटो रेस्पिरेशन एग्जैक्टली क्या होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन होता है, उसका इफेक्ट, उसका असर सब कुछ समझाया जाएगा। बाकी बातें बाद में हम लोग करते रहेंगे, समझाते रहूँगा, आगे बढ़ते रहेंगे। इसके साथ आज की क्लास को बेटा फिनिश करते हैं। खुश रहो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। जय हिंद।